नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपने एक कहावत सुना होगा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब आप कहेंगे आप कहावत क्यों कह रहे हैं? देखिए, वह इसीलिए कह रहा हूं कि आज का जो करंट अफेयर्स का मुद्दा होने वाला है वो पाकिस्तान को लेकर के होने वाला है। और आज के संदर्भ में पाकिस्तान की वैश्विक राजनीति में जो हैसियत है उसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि ना उसकी स्थिति घर की रह गई ना घाट की रह गई। ना कि कहने का मतलब है कि आंतरिक मसला उसका तो खराब है ही, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है। और इसके अलावा जो उसके मित्र राष्ट्र हो सकते थे या हुआ करते थे, वह भी अब उससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे। और यह मुद्दा भी जो है वह सबसे अहम बात को लेकर के कहा जा रहा है, और वह है पाकिस्तान के लिए जो नाक का सवाल जो पाकिस्तान बना के रखा है अपने निर्माण के समय से 1947 से ही, वह है कश्मीर मसला। तो कश्मीर मसले पर भी दुनिया का साथ अब पाकिस्तान को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे लेक्चर में हम इस चीज को लेकर के बात करेंगे और देखेंगे क्या मसला है, और यह भी समझेंगे इस लेक्चर में कि कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में कैसे पहुंच गया। आप जानते हैं ना कि आप सुनते होंगे कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में चला गया और फिर वहां से मसला जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो इस लेक्चर के अंत में हम यह भी समझेंगे। अब यहां पर देखिए, कश्मीर के मुद्दे पे सऊदी अरब और पाकिस्तान का क्या क्या रुख रहा है, भारत का क्या रुख रहा है, इसको हम देखेंगे। बीबीसी ने इस न्यूज को विस्तार से कवर किया है। दरअसल हुआ क्या है, पाकिस्तान के अभी जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अपनी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। दरअसल पाकिस्तान में एक रिवाज रहा है, पाकिस्तान में जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है नवनिर्वाचित होकर के, तो वह अपनी पहली यात्रा पर कोशिश यही किया करते हैं कि सऊदी अरबिया जाए। वह इसीलिए कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब का बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों महत्व है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो ये अपनी पहली यात्रा में पहुंच जाते हैं जनाब, जो है ये देखिए यहां पर सऊदी अरब में। और एक बात तो यह है कि सऊदी अरब जब भी ये जाते हैं तो इनका एक रहता है तौर तरीका कि कुछ हमें वहां से चंदा मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, सऊदी अरबिया जो है पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्ट कर दे। क्योंकि इनके पास अपना तो कुछ है नहीं, खाने तक का आटा अब पाकिस्तान के पास उपलब्ध नहीं रह गया है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है एक तरह से आज के समय में एक विफल राष्ट्र है, फेल्योर नेशन की तरफ आगे बढ़ चुका है। चीन के कर्ज के जाल में भी यह जगह जो है, यह देश फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर ये पहुंचते हैं सऊदी अरबिया, और वहां मुलाकात किनसे करते हैं? जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, क्या नाम है? मोहम्मद बिन सलमान। इनसे जब मुलाकात होती है, मुलाकात में बहुत सारे मुद्दों पर बात होता है, जिसके तहत कश्मीर की भी चर्चा की जाती है, जिसके तहत फिलीपींस की चर्चा की जाती है, इजराइल और अभी जो गाजा पट्टी को में जो संघर्ष चला हुआ है हमास को लेकर के, ये सभी मुद्दा चर्चा में बना हुआ रहता है। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि जब ये सारी बातें होती है तो एक साझा बयान दिया जाता है, ठीक है। अब यही से मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि वैश्विक मंच पर वह भारत को बैकफुट पर ले जाए, और वह कैसे? तो कश्मीर मुद्दे के जरिए वह यह दिखाए कि कश्मीर में भारत जो है अत्याचार कर रहा है कश्मीर के लोगों पर, ठीक है। लेकिन इसके लिए उसको सहारा चाहिए होता है कुछ मित्र देशों का, ठीक है, जिसमें कई बार वह सऊदी अरबिया को लेता है, तुर्की को लेता है, वह चीन को साथ में लेता है, और वह कोशिश करता है कि ये देश यह बयान देने की कोशिश करे कि कश्मीर मसला का जो हल होगा वह यूएन के द्वारा होगा, ना कि आपसी बातचीत के जरिए। क्योंकि भारत का स्टैंड हमेशा रहा है कि देखिए कश्मीर मुद्दा जो है वह द्विपक्षीय मुद्दा है। द्विपक्षीय मुद्दा कहने का तात्पर्य है कि पाकिस्तान और भारत के बीच का मुद्दा है, इसीलिए किसी भी तीसरे देश या किसी भी तीसरे पक्ष को इसमें आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शुरुआत से ही भारत का ये स्टैंड रहा है। एक बार आप जानते होंगे, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पर नजर रखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो डोनाल्ड ट्रंप की एक खास आदत हुआ करता था कि वे जो उन्हें प्रेस नोट वगैरह के लिए चीजें दी जाती थी बोलने के लिए, वो कई बार पढ़ते नहीं थे या किसी की बात सुनते नहीं थे, जो उनके मीडिया सलाहकार हुआ करते थे, और अपनी तरफ से बहुत सारी बातें बोल देते थे। तो एक बार इमरान खान जो है वह अमेरिका गए थे, उस पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो जब वहां पर बातचीत हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को जो अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा, आप कह सकते हैं जो वहां की मीडिया के सलाहकार, उनके जो विदेश मंत्रालय के सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि आप कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के जैसा कोई भी बयान नहीं दीजिएगा। लेकिन वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वह नहीं मानते, और उन्होंने
कह दिया कि देखिए कश्मीर का मुद्दा जो है यह द्विपक्षीय नहीं बल्कि इसके समाधान के लिए मैं आगे आऊंगा, यानी कि अमेरिका आगे आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं इस बीच में पड़ूंगा और मैं शांति समझौता करा दूंगा। बाद में फिर अमेरिकी गवर्नमेंट को ये इस पर बयान देना पड़ा था कि यह डोनाल्ड ट्रंप का अपना मत था, अमेरिकी सरकार इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर कोई मत नहीं देती। आप समझ सकते हैं, यानी कि एक बात तो आप समझ गए हैं, कश्मीर मुद्दा पर भारत का रुख जो है उसको लेकर के पूरी दुनिया अब सतर्क हो गई है। यानी कि भारत जो कहना चाह रहा है कश्मीर मुद्दा पर पूरी दुनिया उसको ध्यान देकर के सुन रही है और पाकिस्तान की कोई नहीं सुन रहा है। यही बात इस मीटिंग में हुआ है। शहबाज शरीफ साहब जब क्राउन प्रिंस से मुलाकात करते हैं, साझा बयान दिया जाता है, तो यह चाह रहे होते हैं कि आप कश्मीर मुद्दा पर यह कह दीजिए कि यह यूएन के जो रेजोल्यूशन है उसके द्वारा यह तय किया जाएगा, यानी कि उसमें कहा गया कि बहुमत परीक्षण के द्वारा होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब बयान दिया गया क्राउन प्रिंस के द्वारा, सऊदी अरबिया के द्वारा, तो यहां पर बयान काफी चौंकाने वाला है। और इस बयान के तहत यह कहा गया कि कश्मीर मुद्दा जो है वह दोनों पक्षों के बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। इन्होंने कहा कि आप लोगों का आपसी मसला है तो आप लोग आपस में बैठ करके ही बातचीत के जरिए सुलझाइए। देखिए यह इसीलिए भी जरूरी है कि अभी कुछ समय पहले ही, तकरीबन 5-6 महीना पहले ही, एक वैश्विक मंच पर सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दा पर कुछ अलग बयान दे दिया था, भारत से इतर बयान दे दिया था। इसको लेकर के भारत सरकार जो है काफी असहज हो गई थी। बाद में हालांकि उसने कोशिश किया सफाई देने की, लेकिन इस बार जो मीटिंग हुआ है इसमें एकदम सऊदी अरब जो है पाकिस्तान को आप कह सकते हैं बिल्कुल बेइज्जत करता हुआ नजर आया है कि एकदम उसकी बात माना ही नहीं। और ये एक समझ लीजिए, मैं आपको एक शब्द मैं बोला हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि सऊदी अरबिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मैंने कहा कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साझा कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई दो शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं किसी मुद्दे पर, तो फिर वो दोनों मीडिया के समक्ष आते हैं। जैसे कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो भी साथ में आए और क्राउन प्रिंस मोहम्मद वो भी दोनों साथ में आ गए। तो ये दोनों साथ में आए और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया। जो बातें भी कही जाएगी ये दोनों के तरफ से कही जा रही है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो सऊदी अरब के जो ये प्रिंस हैं इन्होंने कहा कि देखिए कश्मीर आप दोनों का आपसी मसला है, ये द्विपक्षीय मसला है, इसमें तीसरे को आने की आवश्यकता नहीं है। बातचीत के जरिए और शांति समझौते के जरिए इस मसले का आप समाधान कर लीजिए। कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का जिक्र इसने किया ही नहीं गया है इसमें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक कह सकते हैं कि वैश्विक राजनीति में बढ़ता हुआ कद है और भारत की जो विदेश नीति है, ठीक है, इसके लिहाज से कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहां पर सऊदी अरब जो है वो भारत के समर्थन में बोलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा मैंने कहा फलस्तीन को लेकर के भी चर्चा किया गया कि फलस्तीन पर किस तरह से अभी जो है इजराइल के द्वारा आप कह सकते हैं कि वहां संघर्ष चलाया जा रहा है। इन चीजों को लेकर के गाजा पट्टी में हमास पर अटैक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, तो संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, तकरीबन 6 महीना का समय हो गया है। इन सब चीजों को लेकर के भी वहां पर चर्चा किया गया। अब जरा सा वर्ल्ड मैप पर स्थिति को समझ लेते हैं। देखिए यहां पर देखेंगे अगर आप पाकिस्तान की अवस्थिति और भारत की अवस्थिति, तो ये दक्षिण एशिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा प्यारा भारत है ये, और यहां पर ये जो है हमारा जो पड़ोसी शैतान बदमाश पाकिस्तान हो गया, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में तो सऊदी अरबिया यहां पर पड़ता है, ठीक है। तो पाकिस्तान यहां से हमेशा से मदद लेता रहा है, ठीक है। और उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि फितरत बनी हुई है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री वहां पर नवनिर्वाचित होते हैं तो पहली यात्रा यहीं की जाती है, लगभग एक परंपरा सा बना हुआ है, ठीक है। और वो कोशिश करता है कि कश्मीर मुद्दे पर यहां पर भारत को घेर सके, ठीक है। वह चीन से भी यह कहवाने की कोशिश करता है, सऊदी अरबिया से यह कहवाने की कोशिश करता है, तुर्की के साथ जाने की कोशिश करता है। एक समय था जब अमेरिका भी इसी मुद्दे पर बात किया करता था, 70-80 के दशक में बड़ी मशक्कत से भारत ने इस मुद्दे पर अमेरिका का रुख बदला, ठीक है। तो समय के साथ चीजें जो है विश्व राजनीति में तरह तरह तरीकों पर बदलते रहती है। यहां पर इसी मैप को जरा आप जूम करके देखेंगे तो सऊदी अरबिया आपको यहां पर नजर आ जाएगा, पाकिस्तान यहां नजर आएगा और इंडिया यहां नजर आएगा। चूंकि मैप आधारित प्रश्न जो है वह यूपीएससी पूछा करती है, तो कई बार क्या होता है कोई मुद्दा चर्चा में रहा हो, उस मुद्दे पर प्रश्न आ जाए, ठीक है। संभव है कि आपको सऊदी अरबिया का लोकेशन और उसके इर्द गिर्द की जो अवस्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति, उससे संदर्भित आपसे
प्रश्न पूछ लिया जाए, इसीलिए आपको वो ध्यान में रखना चाहिए। कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब का रुख क्या है? देखिए, पाकिस्तान इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के जरिए करवाने की बात करता है। बीते कुछ समय में सऊदी अरबिया का कश्मीर के मुद्दे पर नरम रुख रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक वैश्विक स्तर पर सऊदी अरबिया ने भारत के इधर अपना मत दे दिया था। इसको लेकर के दोनों देशों के बीच रिश्ते में थोड़ी सी खटास भी नजर आई थी, लेकिन समय के साथ फिर प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, बातचीत हुआ और फिर सऊदी अरबिया अपना रुख जो है इस मुद्दे पर नरम करता हुआ नजर आ रहा है। और सऊदी अरबिया ने कहा कि यह आप लोग का आंतरिक मसला है, हम इस पर कुछ नहीं करने वाले हैं, आप द्विपक्षीय बातचीत के जरिए शांतिपूर्वक इसे सुलझा लीजिए। पाकिस्तान को सऊदी अरबिया से क्या हासिल हुआ? देखिए, प्रश्न यहां बनता है, ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हैं गाहे बगाहे चाहे स्थिति जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहा करते थे कि आप अपना दोस्त या दुश्मन बदल सकते हैं, उसका चयन भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी का चयन नहीं कर सकते। आप चाह करके भी पाकिस्तान को जो है लैटिन अमेरिका में जाकर के नहीं रह सकते। पाकिस्तान साउथ एशिया में ही रहेगा और आपके पड़ोस में ही रहेगा, तो आपको उसके साथ जो है तालमेल बिठा करके चलना भी पड़ेगा। और जब पाकिस्तान जैसा कोई राष्ट्र हो जाए जो उपद्रव करने पर हमेशा आतुर रहे, तो उस पर नजर भी रखना पड़ेगा। इस लिहाज से हमें यह भी जानना चाहिए कि आखिर सऊदी अरबिया पाकिस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है सऊदी अरबिया से। थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में चलेंगे तो इस पर हम बात कर लेंगे। देखिए, मैंने जो कहा था कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान का वो सऊदी अरबिया जाता है। इससे पहले क्या हुआ था, सऊदी अरब पाकिस्तान की $5 बिलियन के निवेश पैकेज की मदद करेगा, इसमें यह बात की गई है। पाकिस्तान के लिए समझ लीजिए ये जो है बहुत बड़ी राशि हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान की माली हालात जो है वह बेहद खराब अभी है। सितंबर 2023 में तत्कालीन पीएम अनवर उल हक काकर ने कहा था कि अगले कुछ वर्षों में सऊदी अरब $25 बिलियन पाकिस्तान में निवेश करेगा। अब देखिए ये कितना सही है कितना गलत है, लेकिन यहां पर $25 बिलियन अगर यहां पर सऊदी अरबिया पाकिस्तान में निवेश करने वाला है तो यह पाकिस्तान के हैसियत से भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान इतने बड़े निवेश के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसीलिए जब वहां पर ये अनवर उल हक काकर साहब ने ये कहा था तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वह इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं हुए थे कि क्या वाकई सऊदी अरबिया पाकिस्तान में इतना निवेश करने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, अभी कहा गया, अब देखते हैं आगे ऐसा कुछ होता है कि नहीं। देखिए अब इसका अरब का महत्व क्या है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखिए, एक तो है कि पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के लिए महत्व है और साथ ही वेस्ट एशिया का भी महत्व है उसके लिए, जैसे कि भारत के लिए भी है। जैसे कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह अरब है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए 80% जो उसका ऊर्जा जरूरत पूरा होता है वह क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि पाकिस्तान भी वही कर रहा है, वह अरब पर निर्भर है। और वित्तीय सहायता की प्राप्ति, जिसकी चर्चा देखिए यहां भी मैंने कर दिया। प्रवासियों द्वारा जो विदेशी मुद्रा भेजा जाता है पाकिस्तान में वह काफी आता है, जैसे कि भारत में भी आता है वैसा पाकिस्तान में भी आता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी गल्फ कंट्री में, अरब वगैरह में, वेस्ट एशिया में काफी ज्यादा रहते हैं, वहां काम करने जाते हैं। तो एक महत्व यह भी है डायस्पोरा के वजह से। अरब के लिए पाकिस्तान का क्या महत्व है, हमने पाकिस्तान के नजरिए से अरब का महत्व देख लिया, लेकिन अब यहां देखते हैं कि पाकिस्तान को क्यों थोड़ा सा फेवर करता हुआ सऊदी अरबिया नजर आता है। देखिए, सऊदी सशस्त्र बलों को व्यापक समर्थन, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब एक बात समझ लीजिए, जो इस्लामिक कंट्री की बात की जाती है, जो संगठन है, उसमें कहा जाता है कि तकरीबन इसमें जो है 55 से अधिक देश इसके तहत शामिल हैं। उसमें अगर आप गौर करेंगे तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मात्र देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न है, ठीक है। और यहां पर पाकिस्तान ये कोशिश करते रहता है कि वह जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उसका वह लीडर खुद को स्थापित कर सके, ठीक है। भले उसकी हैसियत आज के तारीख में इसकी नहीं है, मतलब कभी भी नहीं था, ठीक है। जैसे तैसे उसने एटम बम तो तैयार कर लिया, चूंकि भारत पर उसे नजर रखना था, भारत को किसी तरह से उसे दिखाना था, तो ये काम तो कर लिया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति हमेशा से खराब रही। अब यहां पर अगर आप देखेंगे सऊदी अरब को लेकर के, तो सऊदी अरब का जो सशस्त्र बल है इसको जो ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है या इसका जो हथियार वगैरह सप्लाई करने का काम किया जाता है वो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ही किया जाता है। तो यहां पर इसका महत्व है। वर्ष 1970 से पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए वहां तैनात है। 1970 से ही देखेंगे, यानी कि सऊदी अरब अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए यदि उस देश में पाकिस्तानी आर्मी आपको दिख जाए।
हाँ, सही आप सुन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है बहुत हद तक पाकिस्तान की आर्मी पर है। इसीलिए कुछ हद तक सऊदी अरबिया जो है वह वित्तीय सहायता दिया करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तानी सऊदी सैनिकों और पायलटों को ट्रेनिंग भी देता आया है। ये लंबे समय से, तकरीबन 70 के दशक से ये चलता आया है। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर के क्या बातें की गई, देखिए। कहा जाता है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कश्मीर मसला को लेकर के यूएन में चले गए थे, क्योंकि उनका उस वक्त का ये नजरिया था कि शांति पूर्वक जो है इसका समाधान हो जाए, क्योंकि भारत जो है नव स्वतंत्र राष्ट्र था और इस स्थिति में नहीं था कि बहुत सारे देशों से दुश्मनी ले सके, क्योंकि हम विकास के रास्ते पे लगातार आगे बढ़ रहे थे और भारत जो है वह गुट निरपेक्षता को लेकर के भी आगे चल रहा था। ठीक है, क्योंकि विश्व देखिए उस वक्त दो धुरी में बटा हुआ था, जहां अमेरिका जो है वो पूंजीवाद को समर्थन दे रहा था, वहीं अगर उस समय का देखेंगे सोवियत संघ तो वो साम्यवाद को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन भारत अलग तरीके से चल रहा था, वो तीसरी दुनिया जिसको आजकल जो है ग्लोबल साउथ कहा जाने लगा है, भारत उसकी बात कर रहा था और उस समय का इसे आप गुट निरपेक्ष आंदोलन कह सकते हैं। तो उसके लिहाज से पंडित नेहरू जो है उस वक्त के हिसाब से एक आदर्शवादी फैसला लेना चाहते थे, दुनिया के समक्ष जो है एक आप कह सकते हैं नजीर पेश करना चाहते थे, इसलिए कश्मीर मुद्दा को लेकर के वो यूएनओ में चले गए। लेकिन वहां पर मामला जो है थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ गया। भारत कश्मीर के मुद्दे को साल 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेकर के गया था। 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव संख्या 47 में जनमत संग्रह पर सहमति बनी थी। अब यही बात कही गई कि कश्मीर का जो हिस्सा है, कश्मीर किसके पास जाएगा, इसके लिए एक काम करा लिया जाए। प्रस्ताव संख्या 47 में कहा गया कि आप वहां पर वोटिंग करा लीजिए कश्मीर में। अब कश्मीर में वोटिंग कौन करेंगे, तो जो कश्मीरी लोग हैं वही वोटिंग करेंगे और वही तय करेंगे कि कश्मीर जो है वह पाकिस्तान के हिस्से में रहना चाहिए या फिर भारत के हिस्से में रहना चाहिए या फिर स्वतंत्र रहना चाहिए। ठीक है, तो यह बातें कही गई, लेकिन उसमें कई प्रावधान है। यह भी कहा गया कि देखिए ये जो पोर्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इस मैप के थ्रू थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें यह भी कहा गया जनमत संग्रह पे प्रस्ताव संख्या 47, इसमें जनमत संग्रह की बात की गई। ठीक है, तब इस जनमत संग्रह में यह कहा गया कि ये जो हिस्सा है पीओके वाला है ना, और ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है, तो कहा गया कि इस पर आप जानते हैं कि शुरुआत से ही 1948 से ही पाकिस्तान का इस पर अवैध नियंत्रण हो गया, कब्जा हो गया। तो उसमें यह भी कहा गया कि जनमत संग्रह तभी होगा जब इस एरिया से पाकिस्तान के सैनिक वापस जाएंगे, इस एरिया को खाली करके वो वापस चले जाएंगे। पूरी तरह से जब खाली हो जाएगा फिर जो है इसमें यह भी कि भारतीय सेना वहां से पीछे हट जाएगी उसके बाद, और फिर इस पूरे एरिया के लिए जनमत संग्रह होगा। तो पाकिस्तान यही कहता रहा है कि ये जो प्रस्ताव संख्या 47 है, भारत इसका पालन करे, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे। भारत एक तो तर्क उस समय यह देता रहा है कि भैया पालन करने की बात तो तब है जब इसमें कई टर्म एंड कंडीशन है। पहले आप अपनी आर्मी तो हटाओ, आप अपनी आर्मी हटाओ, फिर ये बात कहो कि जनमत संग्रह कराए जाने की। अब पाकिस्तान को डर लगा रहता है कि हम पूरी तरह से यहाँ कब्जा करके बैठे हैं, उसके बाद तो भारत जो है हमेशा नजर गिरा के बैठा है, कब वापस ले पता नहीं। अभी एयर स्ट्राइक कर दिया, कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत मजबूत आर्मी है, तो यहाँ पर इसे डर लगा रहता है और ये सोचते रहता है कि गलती से भी हमने अपनी आर्मी को यहाँ से हटाया फिर तो ये तुरंत भारत कब्जा कर लेगा। तो ये डर इसे बना रहता है और भारत शुरू से ही कहता रहा है कि देखिए इसके बाद से ही कि हम जो है इस मसले को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं। यह द्विपक्षीय मुद्दा है, विश्व के किसी भी देश को इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी संस्था को इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जनमत संग्रह के संदर्भ में भारत यही कहता है कि पहले पाकिस्तान वहां से जो है अपना सेना हटा ले। देखिए चीन की अगर बात करेंगे तो चीन भी यहां पर वह यूएन रेजोल्यूशन की बात तो कहता है, लेकिन एक शब्द वह भी जोड़ दिया करता है कि आप शांतिपूर्वक इसका समझौता कर लीजिए कश्मीर मुद्दे को लेकर के। यह बात चीन के द्वारा भी कहा जाता रहा है, यानी कि खुलकर के आजकल जो है चीन भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का बहुत साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं कि वर्ष 2019 में 5 अगस्त को क्या होता है, भारत की पार्लियामेंट ने 370 और 35 से ये 2 आर्टिकल को निरस्त कर दिया। जैसे ही इस 2 आर्टिकल को निरस्त किया तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष
दर्जा दिया गया था कुछ, वह अपने आप ही समाप्त हो गया। तो जैसे ही विशेष दर्जा समाप्त हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि कश्मीर से एक अलग तरह का लगाव हो गया। इसके अलावा वहां जानते हैं कश्मीर को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, एक लद्दाख का हिस्सा बन गया जो कि यूटी हो गया, और एक हिस्सा जो है कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग का हो गया, वह भी यूटी हो गया लेकिन विद असेंबली। तो यही बातें यहां पर की गई। जब ये चीज हुआ उसके बाद जो है पाकिस्तान ने इसकी आलोचना की थी। उस समय सऊदी अरबिया ने भी इसको लेकर के चिंता जाहिर किया था, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि देखिए यह मुद्दा जो है भारत का आंतरिक मुद्दा है, तो यह भारत पर ही छोड़ देना चाहिए, चूंकि भारत के पार्लियामेंट ने यह किया है। पाकिस्तान ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाता रहा है और आईओसी पर भी दबदबा बनाता रहा है। ये आईओसी क्या है, इसके बारे में आपको असाइनमेंट देता हूं, आप मुझे जरूर बताइए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज के प्रश्न में भी इसे शामिल कर लूं, ठीक है। ये एक हिंट दे देता हूं कि आईओसी का जो नजरिया है वह भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये भारत विरोधी हमेशा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रीलिम्स के स्तर का कथन है, सही है, आपको चयन करना है। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेकर गया था। अब आपको देखना है कि आप पाकिस्तान लेकर गया था या भारत लेकर गया था, यही है पेज है, समझिए। इस्लामिक सहयोग संगठन कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है। मैंने पहले भी कहा कि ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, और ये समर्थन करता है या विरोध करता है, इसको आपको देखना है कौन सा सही है। उसके आधार पर 4 विकल्प दिया गया है, जो भी विकल्प आपको सही लगे उस विकल्प का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। कुल मिलाकर के कहानी यही है कि शहबाज शरीफ सऊदी अरबिया गए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी प्रथम यात्रा पे, लेकिन वहां जाकर के उन्हें बहुत ज्यादा फजीहत झेलना पड़ा, क्योंकि साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब ने खुलकर के भारत का समर्थन कर दिया और बिल्कुल भी पाकिस्तान का समर्थन करने से इनकार करते हुए कह दिया कि ये आपका द्विपक्षीय मुद्दा है कश्मीर मसला, आप जाइए भारत के साथ बैठिए, भारत से बातचीत कीजिए और जाकर के आपस में सुलझाइए, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमें इससे बाहर रखिए। कुल मिलाकर के यही मसला बना हुआ है। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान हर जगह जो है वह उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है? फिर बार बार पाकिस्तान क्यों कश्मीर मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाता रहा है? आपके जो भी विचार हो अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताइए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।